हेलो एवरीवन, हेलो 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 माय निंजास, कैसे हैं आप लोग। तो भाई हमारा बैच खत्म हो चुका है, बट हम ऐसे ही यूट्यूब पे ज़रूर मिलते रहेंगे एंड आई रियली मिस यू रेडियन के निंजास। बट कोई नहीं, अभी तुम यहाँ से रिवीजन करो। आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज स्केलेटन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, है ना, मसल्स के बारे में सीखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर बता दूंगी। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि ये जो भाई हमारा स्केलेटन होता है, स्केलेटन का क्या काम है। इसके 6 मेन पर्पस होते हैं। हमारी स्केलेटन यहाँ पर हमारे पास है, अभी मैं तुमको दिखाऊंगी स्केलेटन। ये रहा हमारा स्केलेटन, पूरा नया स्केलेटन आया बेटा हमारे पास। तो जो स्केलेटन है वो बेसिकली शेप प्रोवाइड कर रहा है। स्केलेटन जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इतने डेलिकेट ऑर्गन्स है तो इनके बाहर एक बोनी कवरिंग है कि अंदर प्रोटेक्शन रह सके। तीसरा, ये लेवरेज प्रोवाइड करता है जिससे हमारा काम ईजी हो जाता है, हम हैवी हैवी वेट्स उठा सकते हैं। एंड भी इसके बहुत सारे अलग अलग पर्पस होते हैं। अदर देन दैट, स्केलेटन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है। स्केलेटन बेटा 3 मेन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। स्केलेटन के अंदर ना 3 मेन चीज़ें हैं। एक तो है बोन, हड्डी, फिर कार्टिलेज भी है। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे ये हमारा कान है, पिन्ना, ये आसानी से मुड़ जाता है ना, इसके अंदर कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, बट हड्डी से सॉफ्ट होता है। फिर आता है बेटा लिगामेंट। लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो 2 बोन्स को आपस में जोड़ता है। तो हमारा स्केलेटन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अक्सर बच्चे सिर्फ बोन्स लिखाते हैं, ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। और स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक। बेटा 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे बोन्स की, तो बोन के अंदर क्या होता है। बोन के अंदर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप मान लो ये एक दिखाते हैं ना, जैसे कार्टून में बोन दिखाते हैं, ये एक बोन है। बोन बाहर से तो बहुत हार्ड दिखती है, यहां से बड़ी हार्ड होती है बेटा, ठीक है। ये जो हार्ड पार्ट है ना बोन का, ये बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से। ये मिनरल्स है, ये बना हुआ है तुम्हारा कैल्शियम से, फॉस्फेट से। ये बेटा मिनरल पार्ट है, ठीक है। बट अंदर यहां पर खाली जगह होती है, इसको हम मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं। मेड्यूलरी कैविटी, यहां पर येलो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो। और यहां एडिपोज टिश्यू भी होता है, यानी कि फैट स्टोर होता है, ठीक है। साइड साइड में यहां रेड बोन मैरो होता है, यानी कि बोन जो अंदर से है ना काफी स्पंजी है, सॉफ्ट है। ये रेड बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेड बोन मैरो में ही हमारे ब्लड के सेल्स बनते हैं। कौन कौन से, हमारा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनकी फॉर्मेशन बेटा रेड बोन मैरो में ही होती है। बोन की जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। चलो व्हाइट से कवरिंग बना देती हूँ। बोन की जो आउटर कवरिंग है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। 1 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ बोन। पेरियोस्टियम, पेरी मतलब आउटर, ऑस्टियम वर्ड जो आता है वो बोन के लिए आता है। यहाँ पर तुम्हारे कुछ बोन के सेल्स भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर पड़े हुए बेटा बोन के सेल्स, इनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। बोन के सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक बोन का डायग्राम है जो इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं बोन के एंड की। यहाँ पर बोन खत्म हो रही है, यहाँ बोन खत्म हो रही है, और इसको यहाँ दूसरी हड्डी से भी जुड़ना होगा। तो बोन के किनारे पर ना कार्टिलेज होता है, ताकि जब 2 बोन्स आपस में ज्वाइंट हो तो ज्वाइंट के बीच में भी सॉफ्टनेस बनी रहे, बहुत ज्यादा हार्ड चीजें आपस में क्लैश ना करें। सो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। इसके बाद हमने पढ़ा है बोन के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बोन के अंदर 2 पार्ट है, एक तो कैल्शियम फॉस्फेट वाला पार्ट है और एक इनऑर्गेनिक पार्ट है, एक ऑर्गेनिक पार्ट है। तो अगर हम बोन, देखो लिखा है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। अगर हम इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो इनऑर्गेनिक बेटा 2/3 पोर्शन बनाता है हमारे पूरे बोन का, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स आ जाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस इनऑर्गेनिक पार्ट है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक पार्ट की तो उसके अंदर बेटा बाकी एलिमेंट्स आ जाते हैं। बोन के अंदर न्यूरॉन्स का भी सप्लाई है और ब्लड का भी सप्लाई होता है। अगर हम बोन को HCl में रख दें तो क्या होगा, इसका जो मिनरल पार्ट है वो सारा रिमूव हो जाएगा और बोन जो है ना बहुत ही कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। एंड इसको हम बोलते हैं डीकैल्सिफाइड बोन। वहीं पर अगर हम बोन को बहुत ज़्यादा हीट करें तो इसका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिर्फ मिनरल पार्ट रह जाएगा।
ऐसी बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है और आसानी से टूट जाती है, जो कि बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापे में जाते जाते बेटा हमारा ऑर्गेनिक पार्ट खत्म होता रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो बुढ़ापा है, बूढ़े लोग हैं, उनकी हड्डी बहुत जल्दी टूट जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बोन्स अलग अलग शेप और साइजेस की होती हैं। कुछ बोन्स है जो बहुत लंबी है, जैसे ये वाली बोन हमारी लंबी है, यहाँ ह्यूमरस, हमारी थाई बोन हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। तो जो लंबी बोन्स है उसमें कौन कौन से आएगा, देखो, कंसिस्ट ऑफ अ शाफ्ट विद अ नोब एट ईच एंड। ये इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि भाई एक तो शाफ्ट है लंबा सा और साइड में नोब्स निकले हुए होते हैं, गोला गोला सा स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। इसके अंदर येलो बोन मैरो है, अंदर से स्पंजी है, जैसे कि आर्म्स की बोन्स, लेग्स की बोन्स और चेस्ट की बोन्स भी लॉन्ग बोन्स के अंदर आती हैं। शॉर्ट में कौन सी आ जाती है, डब्बे जैसी होती हैं, जैसे हमारे एंकल और रिस्ट की बोन्स हैं। यहाँ कलाई में ऐसे छोटी 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 हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। फ्लैट बोन्स कौन सी होती हैं, जो कि बिल्कुल बेटा जैसे हमारी यहाँ पर ये शोल्डर ब्लेड है पूरा ट्राइंगुलर शेप का होता है, जिसको हम स्कैप्यूला बोलते हैं। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। स्कल हमारा पूरा फ्लैट बोन से बना हुआ है। अगर हम बात करें स्टर्नम की, यहाँ सेंटर में होती है, डैगर बोन बोलते हैं इसको, ये भी बिल्कुल फ्लैट के अंदर आती है। इरेगुलर बोन्स, जैसे कि हमारे फेस की जो बोन्स है ना, वो बड़ी इरेगुलर शेप की है। और वर्टिब्रल बोन, जो हम वर्टिब्रेई का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये भी बड़ा इरेगुलर है। चलो, एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बोन इज कवर्ड बाय द आउटर मेम्ब्रेन पेरियोस्टियम। यहां से बेटा क्वेश्चन आ सकता है, इस पर स्टार मार्क कर रही हूं। विच कंसिस्ट ऑफ आउटर फाइब्रस एंड इनर सेल्यूलर लेयर्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। बाहर तो हार्ड पोर्शन है बोन का, बट अंदर बहुत ही सॉफ्ट एरिया है, स्पंजी पार्ट है, जहां पर ब्लड वेसल्स भी जा रही हैं। इट हैज अ होलो कैविटी इन द सेंटर, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन मैरो आर देयर? 2 टाइप्स। येलो बोन मैरो, जो कि एडिपोज टिश्यू से बना हुआ है, ब्लड वेसल्स जा रही हैं, एंड रेड बोन मैरो, जो कि किनारे पर पड़ा हुआ है और रेड ब्लड सेल्स बनाता है। बेटा येलो बोन मैरो, ये जो लाइन लिखी है ना, विच गिव राइज टू ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सारे तरीके के ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो ही बनाता है। ये थोड़ी सी गलती है, ये एक्चुअली आपकी जो सेलिना बुक है उसी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है? तो सेलिना बुक में एक करेक्शन होगी। ये देख रहे हो बोन का डायग्राम, ये रेड बोन मैरो, बीच में मेड्यूलरी कैविटी है, येलो एरिया होता है, येलो बोन मैरो भरा हुआ है अंदर। आउटर कवरिंग को पेरियोस्टियम बोलेंगे। यहाँ पर ब्लड वेसल्स का सप्लाई तुमको दिख रहा है। सॉफ्ट पार्ट जो बोन के एंड पर होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर जो है ना, जनरल टर्म है। आर्टिकुलर का मतलब होता है जहां पे कोई चीज ज्वाइन करे, तो आर्टिकुलेट करना मतलब जुड़ना, ज्वाइन करना। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हड्डियां हैं, एक एडल्ट के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। बच्चे की बात करते हैं, 1-2 साल का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर ज्यादा हड्डियां होती हैं। बड़े होते होते हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं बेटा, एंड अपना शेप चेंज करती हैं, नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे हमारे वर्टिब्रेई के अंदर ऐसा होता है। लास्ट की जो 2 बोन्स हैं, जो आपकी सेक्रम और कॉक्सिक्स बोन है, वो आपस में फ्यूज हो जाती है, जो हम अभी सब पढ़ेंगे। स्केलेटन के 2 मेन डिविजन्स हैं। एक तो सेंटर वाला, जिसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, और इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं उनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं बताऊं, अब हम इसको देखेंगे, ये हमारा स्केलेटन है, ठीक है? इसका नाम हमने रखा है डुग्गू। इसका सपोर्ट भी आ गया है नीचे, चलो ठीक है। ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है? सेंटर वाला, सेंटर में देखो क्या आ रहा है, आगे पीछे दोनों से देखना है। ये आ रही है वर्टिब्रेई, डॉर्सली यानी कि पीछे की तरफ वर्टिब्रेई। ये बेटा स्टर्नम होती है, चेस्ट बोन, और रिब्स, ये सारी एक्सियल स्केलेटन में आएंगी। स्कल भी एक्सियल स्केलेटन में आएगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो साइड में निकला हुआ है, जैसे कि ये हाथ पैर, जिनको हम लिम्स बोलते हैं, और ये दोनों, ये क्या है? शोल्डर गर्डल। ये क्या है? पेक्टोरल गर्डल। तो ये गर्डल्स आपके साइड में निकले होते हैं, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आते हैं, ठीक है बेटा? तो हम यहाँ स्केलेटन को थोड़ा सा साइड में रख देंगे। चलो, हाँ जी, करें एक्सियल स्केलेटन की बात करें। एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या है? सेंटर में पड़ा हुआ स्कल है, ये देखो वर्टिब्रल कॉलम हो गई पूरी,
स्टर्नम हो गई और रिब्स हो गए, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। सबसे पहले अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल के अंदर सारी फ्लैट बोन्स हैं और सारी आपस में फ्यूज्ड हैं। बट जैसे यहाँ पर 2 बोन्स हैं आपकी, इन दोनों को हम पैराइटल बोन बोलते हैं। कान के ऊपर यहाँ पर 2 बोन्स हैं, इनको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। ये फ्रंट में है, इसको फ्रंटल बोन बोलते हैं। यहाँ पीछे एक ऑक्सीपिटल बोन है जो तुमको यहाँ डायग्राम्स में दिख रही है। 2 और बोन्स होती है जो बाहर से नहीं दिखती, उसके लिए आपको ये सारा बोन वाला एरिया खोलना पड़ेगा। ये ऐसे बेस पर पड़ी हुई है बेटा, इनको हम बोलते हैं स्फीनॉइड बोन और इथेनॉइड बोन, ठीक है, स्फीनॉइड एंड इथमॉइड। अब देखो जो हमारा क्रेनियम है, ये क्रेनियम की बोन्स बताई है मैंने आपको। क्रेनियम हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम के अंदर 8 हड्डियां होती हैं, सारी आपस में बहुत टाइटली जुड़ी हुई हैं, इनके बीच में मूवमेंट नहीं होती है। अगर हम बात करें फेस की, हमारे फेशियल बोन्स ज़्यादा हैं, 14 हैं। अभी नाम याद नहीं करने, 11th में नाम भी याद कराएंगे कि भाई हमारी जो फेशियल बोन्स हैं वो 14 हैं, ज़्यादा हैं, एंड उनका क्या क्या नाम है। और आपके क्रेनियल बोन्स के भी नाम नहीं आएंगे, बस नंबर याद कर लेना। क्रेनियल बोन्स कम है, ब्यूटी इज इंपॉर्टेंट बेटा, इसलिए फेशियल बोन्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। स्कल के नीचे यहाँ पर ऐसे एक बैकबोन जा रही है, बैकबोन को ही वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 33 बोन्स, ठीक है, फ्यूज टू फॉर्म 26 बोन्स। यानी कि एक बच्चे के अंदर तो ये 33 है, बड़े होकर ये फ्यूज हो जाती है और इसका नंबर हो जाता है 26। अब हम इन बोन्स का नाम याद करते हैं। हमें 26 बोन्स का नाम याद करना है, सारी अलग अलग नहीं है। देखो मैं तुमको याद कराती हूँ। एक जो हमारा नेक एरिया है, नेक में होती है, ये नेक एरिया है, नेक की बोन्स को हम बोलते हैं सर्वाइकल बोन, सर्वाइकल वर्टिब्रे। बेटा स से सर्वाइकल, स से 7, तो यहाँ जो हमारी नेक में वर्टिब्रे है वो कितनी है, 7 है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। उसके बाद आती है सबसे लंबा कर्व, ये ब्लू वाली देख रही हो, सबसे लंबा कर्व है, इनको हम बोलते हैं थोरासिक वर्टिब्रे। टी से थोरासिक, टी से 12, टी से थोरासिक, टी से 12, तो 12 अपनी थोरासिक वर्टिब्रे है। उसके बाद आता है बेटा ये वाला कर्व, ये वाला, इसको हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्रे। ये कितनी होती है, 5। कभी नंबर भूल जाओ तो सा से सर्वाइकल तो तुम नहीं भूलोगे, टी से थोरासिक, टी से 12, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो 7 + 5 12, 7 + 5 बीच का आ जाएगा 12। तो ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना कि कोई गलती तो नहीं हुई। लास्ट की जो 2 बोन्स हैं, सेक्रम और कॉक्सीजियल बोन, ये फ्यूज करके 1 बन जाती है। सेक्रम फ्यूज करके 1 और कॉक्सीजियल फ्यूज करके 1, तो लास्ट की जो सेक्रम और कॉक्सीजियल है ना वो 1 1 है। गिनो जरा, 7 12 5 24 और लास्ट की 2 हड्डियां 25 और 26। कॉक्सीजियल बोन को ही टेल बोन बोलते हैं, ये वेस्टिजियल है बेटा, अब हमारे इतने काम नहीं आती है। हम जब बंदर हुआ करते थे, यानी कि एवोल्यूशन में हमारा एप से एवोल्यूशन हुआ है, तो उसमें पूंछ हुआ करती थी, तो ये टेल बोन जो है वो पूंछ बनाने में हेल्प करती थी, अब हमारे काम की नहीं है। प्रेजेंट होती है बट ये वेस्टिजियल हो रही है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जब अपने काम का नहीं रहा है, ठीक है। चलो जैसे क्या लिखा है देखो, सेक्रम, देखो पढ़ो, बच्चे के अंदर पहली 3 तो सेम है, सर्वाइकल 7, थोरासिक 12, लंबर 5, बट एक छोटे बच्चे के अंदर सेक्रम कितनी होती है बेटा, 5, कॉक्सिक्स कितनी होती है, 4, बट लेटर ऑन इट फ्यूजेस टू फॉर्म 1 1, बाद में ये फ्यूज कर जाती है 1 1 बन के, ठीक है। ये देख रहे हो ये सारी हड्डियां है बेटा, ये देखो ये पूरी वर्टिब्रे है तुम्हारी। अब हम क्या करेंगे, हम एक वर्टिब्रे को बाहर निकाल लेंगे और एक वर्टिब्रे को अलग से समझेंगे। एक वर्टिब्रा के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं बॉडी, एक होती है वर्टिब्रल आर्च और एक होते हैं प्रोसेसेस। ये हो गई बेटा बॉडी, ठीक है, इसमें से निकल रहे होते हैं इस तरीके से आर्च, और ये जो तीखी तीखी चीजें दिख रही है तुमको, शार्प शार्प चीजें दिख रही है, इसको हम प्रोसेसेस बोलते हैं। बेटा प्रोसेस वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, मान लो मेरा हाथ ही एक फ्लैट बोन है, इसी फ्लैट बोन से बहुत ही पतली सी शार्प बोन निकल रही है, तो इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी फ्लैट बोन से जब कोई शार्प बोन निकल रही होती है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया है ना, ये तो हो गया सेंट्रम, सेंट्रम एम्ब्रियोनिकल कंडीशन में हम इसको सेंट्रम बोलते हैं, बाकी इसको हम बॉडी भी बोल सकते हैं। जो ये वाला एरिया है इसमें क्या लिखा है, वर्टिब्रल बॉडी या फिर सेंट्रम। अब तुम ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम स्कूटर चला रहे हो। ये हमारा पुराने ज़माने का, अगर तुमने बजाज का स्कूटर देखा होगा बेटा, तो ये सामने ऐसे हेडलाइट होती है और यहाँ पर एक्सीलरेटर हम देते हैं,
तो ये जो दो तुमको दिख रहे हैं ना, ये साथ में जिसको हम एस्केलेटर की तरह यूज करेंगे, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। और ये जो सेंटर में तुमको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। देखो प्रोसेस वर्ड आ गया ना, क्योंकि ये एक फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन से शार्प बोन्स निकल रही हैं, तो हम उसको प्रोसेस बोल सकते हैं। ये दोनों तो ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गए। फ्रंट में एक स्पाइनस प्रोसेस निकल रहा है, या फिर इसको हम न्यूरल स्पाइन भी बोल सकते हैं। अब ये वर्टिब्रेई अगर तुम ध्यान से देखो तो कैसे लगी हुई है बेटा, ऐसे लगी हुई है। इस डायग्राम को उठाओ और इस डायग्राम को यहां पर ऐसे इमेजिन करो, ऐसे बेटा, ऐसे एक के ऊपर 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 वर्टिब्रेई लगी हुई होती है। इस वर्टिब्रेई से आकर क्या क्या जुड़ रहा है, ये हमारा पीछे का एक टुकड़ा है बेटा, यहाँ का एक टुकड़ा है, ठीक है। ये अगर आप बाहर निकालोगे तो तुम देखोगे कि इससे ऊपर और नीचे दोनों की वर्टिब्रेई अटैच्ड है, और जो रिब्स हैं, रिब्स वो भी इसी वर्टिब्रेई से आकर जुड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर ना काफी सारे प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं और फेसेट निकल रहे होते हैं। फेसेट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां से आकर दूसरी हड्डी जुड़ सकती है। जैसे देखो इसमें मैं फेसेट ड्रॉ करती हूँ, ये तो हो गई बॉडी, बीच में एक छेद होता है बेटा, बीच में एक छेद होता है। इसमें तुमको यहाँ छेद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छेद होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड जाती है, क्योंकि वर्टिब्रेई का काम ही क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाएगी, ये खाली जगह है। इसी के साइड में यहाँ पर दो ऐसे हेडलाइट सी लगी हुई होती है, दो ऐसे हेडलाइट लगी हुई होती है, इनको हम बोलते हैं बेटा फेसेट। इनको हम बोलते हैं फेसेट। ये ऊपर भी होगी और इसके नीचे भी होगी, और यहीं से आकर वर्टिब्रेई जुड़ सकती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फेसेट बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये है एक फेसेट, कोई चीज आकर जुड़ रही है इस फेसेट से, तो जुड़ने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आर्टिकुलेट। यानी कि ये क्या हो गए, आर्टिकुलर फेसेट्स, आर्टिकुलर फेसेट्स, ठीक है। तो ये हो गया डॉर्सल पार्ट, ये हो गया वेंट्रल पार्ट। साइड में जो दो प्रोसेसेस है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, सेंटर में जो निकल रहा है वो स्पाइनस प्रोसेस, और इसी के ऊपर इस तरीके से फेसेट्स लगे हुए हैं। जैसे एक फेसेट तुमको यहाँ दिख रहा है, इनको हम आर्टिकुलर फेसेट बोलते हैं, जहां से आकर आपकी रिब्स जुड़ती हैं और ऊपर और नीचे भी वर्टिब्रेई की जॉइनिंग होती है, ठीक है। एक और डायग्राम देखो, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया, ये तो हो गया बेटा बॉडी, ठीक है। इसमें वही लेबलिंग्स पढ़ो जो तुमको पढ़ाई जा रही है, जो इंपॉर्टेंट है। ये साइड में ब्रूम ब्रूम वाले ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये सेंटर में फ्रंट में निकल रहा है स्पाइनस प्रोसेस, ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड दिखाई है बेटा। ये जो छेद है इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामन। ये जो बीच में छेद है इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामन। यहां से क्या निकलेगा, वर्टिब्रल फोरामन में से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी। फिर आगे आओ, ये क्या है बेटा, फेसेट है। देखो ये एक फेसेट हो गया, ये एक फेसेट हो गया, ऐसे ही फेसेट दूसरी तरफ भी होंगे, इनको हम आर्टिकुलर फेसेट बोलते हैं, ठीक है। यहां से आके रिब्स जुड़ती हैं। ये डायग्राम भी अच्छा है, साइड में देखो ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गए, फ्रंट में न्यूरल स्पाइन हो गया, ये बेटा आपका पूरा सेंट्रम हो गया। चलो वर्टिब्रेई के बाद एक एक करके सारी वर्टिब्रेई के बारे में समझते हैं। फर्स्ट की जो 7 वर्टिब्रेई हैं उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रेई बोलेंगे, जो हमारे नेक में प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो पहली 2 नंबर की वर्टिब्रेई हैं उनका नाम अलग है बेटा। एक को हम बोलते हैं एटलस, जो सबसे नंबर 1 पे होती है, और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सिस। 2 नाम आपको याद करने हैं, फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रेई। फर्स्ट वर्टिब्रेई का नाम क्या है, एटलस, और दूसरी वर्टिब्रेई का नाम है एक्सिस। यहां लिख देती हूं मैं, फर्स्ट एटलस और दूसरी का नाम है एक्सिस, ठीक है। ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है सर्वाइकल वर्टिब्रेई का, यस ही यस नो इसमें हेल्प करती है, यानी कि हेड को नोड करने में हेल्प करती है। ये लिखा हुआ है देखो बेटा, सेकेंड वर्टिब्रेई इज एक्सिस एंड द फर्स्ट वर्टिब्रेई इज एटलस, एंड एटलस पिवट ऑन एक्सिस वर्टिब्रेई। पिवट एक जॉइंट होता है, ये एक ऐसा जॉइंट है जिसमें एक हड्डी जो है उसका बीच में एक प्रोसेस निकला हुआ है और दूसरी हड्डी उसके ऊपर ऐसे मूव कर रही है उसका सपोर्ट लेके, इसको हम बोलते हैं पिवट जॉइंट, जो हम आगे पढ़ेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्रेई के बाद हमारे पास है थोरैसिक वर्टिब्रेई। थोरैसिक वर्टिब्रेई 12 होती हैं। इसमें लंबे लंबे न्यूरल स्पाइन्स होते हैं जो पीछे की तरफ निकल रहे होते हैं। ईच ऑफ देयर ट्रांसवर्स प्रोसेस आर्टिकुलेट विद ट्यूबरकल ऑफ द रिब। अब इसमें क्या बोला हुआ है देखो,
हम यहाँ पर लेकर आते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम को। अब देखो, इसकी वर्टिब्रेई बैक साइड है बेटा, ये जो बैक साइड इसकी वर्टिब्रेई है, तो ये इसके सारे के सारे न्यूरल स्पाइन्स हैं, ये सारी इसकी बेटा न्यूरल स्पाइन है जो बाहर की तरफ निकल रही है। और अगर वेंट्रली तुम देखोगे तो बड़ा स्मूथ है, ये देखो, ये इसका सेंट्रम हो गया और पीछे की तरफ इसके स्पाइन्स हो गए। अब तुम क्या देख रहे हो कि बैक साइड से ये रिब्स आकर इससे जुड़ रही हैं, तो थोरैसिक वर्टिब्रेई से रिब्स आकर जुड़ती हैं। अब ये जो एक रिब आकर जुड़ रही है ना, इसके भी दो हेड्स होते हैं। जैसे मान लो फ्रंट से बैक ये रिब आ रही है, तो इसके भी ऐसे दो हेड होते हैं जहां से ये जुड़ती है। तो क्या कह रहा है, दोनों ट्रांसवर्स प्रोसेस से आर्टिकुलेट मतलब जुड़ना, रिब्स के ट्यूबरकल जुड़ते हैं, इनको हम ट्यूबरकल बोलते हैं। तो रिब्स के जो ट्यूबरकल हैं वो आकर यहाँ वर्टिब्रेई से जुड़ते हैं। लंबर वर्टिब्रेई ये नीचे वाला कर्व होता है बेटा, ये वाला कर्व लंबर वर्टिब्रेई have well developed neural spines transverse process which serve for the attachment of the powerful back muscles। ये बेटा हमारी जो पीठ की मसल्स है ना उसको अटैच करने में हेल्प करता है। सबसे लास्ट की जो बोन है, सेकेंड लास्ट जो बोन है, वो बड़ी लार्ज होती है, एक पत्ते की शेप की होती है जिसको हम सेक्रम या सेक्रल बोन बोलते हैं। एंड कॉक्सिक्स लास्ट पार्ट होता है, मेड अप ऑफ 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रेई। बचपन में ये 4 वर्टिब्रेई थी बट ये फ्यूज होकर 1 हो गई है। और ये रूडिमेंट्री टेल, रूडिमेंट्री मतलब जो अब हमारे काम की नहीं है, ठीक है, आप भी पढ़ रहे हो, आप दर्शकों को देखो, ये बुढ़ा हो गया, ऐसा नहीं लग रहा, खड़ूस बुढ़ा है ना, ऐसा लग रहा है ना। चलो हमारे पास ब्रांड न्यू है पर हम इसको ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, आगे आओ बेटा। अब हम बात करते हैं, क्रेनियम के अंदर एक होल होता है, ये एक पॉइंट और पढ़ लो। जैसे ये स्कल है बेटा, स्कल, ठीक है, और इसको अगर तुम नीचे से देखोगे तो यहाँ से वर्टिब्रेई निकल रही है। क्रेनियम के नीचे भी तो कोई होल होना चाहिए जहां से ब्रेन की पूंछ स्पाइनल कॉर्ड निकल के यहाँ से जा रही होगी। तो क्रेनियम का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो छेद है बेटा, इसको हम बोलते हैं फोरामन मैग्नम। तो हमेशा मैं इसको ऐसे याद कराती हूँ कि आपने आइसक्रीम खाई होगी, मैग्नम नाम की जो आइसक्रीम आती है, तो क्रेनियम के नीचे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, तो ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को आइसक्रीम देता है कि बहन मैग्नम खा ले, ठीक है। चलो ये हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टर्नम की। स्टर्नम हमारी ये फ्रंट वाली बोन है बेटा, ये जो फ्रंट वाली है ये चेस्ट बोन है। ये स्टर्नम जो है ये हेल्प करती है रिब्स को फ्रंट से जोड़ने में। ये फ्रंट में रिब्स कहाँ से जुड़ेंगे, स्टर्नम से जुड़ेंगे, ठीक है। तो स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये एक लॉन्ग फ्लैट बोन होती है जो फ्रंट में जुड़ी हुई होती है, चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होती है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज रिब्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। ये बेटा हमारी सारी रिब्स हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो। अब ये रिब्स फ्रंट से स्टार्ट होती हैं और पीछे तक जा रही हैं, यस, यहाँ से जुड़ी हुई हैं, पीछे तक जा रही हैं। ये रिब्स पूरा हमारा थोरैसिक चेम्बर बनाती हैं। इसके नीचे यहाँ पर लंग्स पड़े हुए हैं, हार्ट भी यहाँ पर होगा, इसके नीचे डायफ्राम होगा, यहाँ पर हमारी सारी इंटेस्टाइन होगी। इंटेस्टाइन को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, बट हाँ हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्शन मिल रही है ना। यहाँ पर हमारा लिवर भी प्लेस्ड होता है। तो सारे ऑर्गन्स को एक जगह इकट्ठा करके रख रहा है। अब तुम देखो ध्यान से, तो रिब्स के टोटल 12 पेयर होते हैं, ठीक है। इसी से समझ आ जाएगा सब कुछ। इसकी जो फ्रंट की ट्रू रिब्स है, ट्रू रिब्स यानी कि सच्ची रिब्स, सच्ची रिब्स कौन सी होंगी, जो इस स्टर्नम से जुड़ी हुई होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 रिब्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, इनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रू रिब्स की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पर द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, पेयर में है ना बेटा, इस साइड भी है इस साइड भी है, तो पहले 7 पेयर्स जो हैं वो इसके स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं, सच्चे रिब्स बोलते हैं। फिर आता है बेटा फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स वो होती हैं जो पीछे से तो आ रही है वर्टिब्रेई से जुड़ के, बट फ्रंट में आते आते 7th वाली से ही जुड़ जाती है। एक्चुअली है क्या, ये फॉल्स रिब्स है ना, ये झूठ बोलती है कि हम तो यहाँ पर जुड़ जाएंगी, पर ये ना छोटी रह जाती है, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ पाती है। तो ये काम चलाओ कहाँ जुड़ जाती है,
लास्ट वाले पेयर से, 7th पेयर से ही जुड़ जाती है। ये 8th पेयर है, 9th पेयर है, 10th पेयर है। 8th 9th 10th तीनों ही 7th वाले से जुड़ रही है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, कि हमें ऐसा लग रहा है कि यार स्टर्नम से जुड़ रही है, पर नहीं, स्टर्नम से नहीं जुड़ रही, ये 7th पेयर से जुड़ रही है। फिर है बेटा हमारे पास लास्ट की 2 रिब्स जो तुमको पीछे से आती हुई दिखेंगी पर आगे नहीं आएंगी कंप्लीट, क्योंकि ये आगे जुड़ती ही नहीं है किसी चीज से। तो क्या मैम ये आगे हवा में तैर रही है? हाँ बेटा, हवा में फ्लोट कर रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये हवा में तैर रही है। ये पीछे से किडनी को प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पर किडनी है, यहाँ पर किडनी है, ठीक है। तो अब ये मेरे को लगता है पक्का तुम डेफिनेशन बढ़िया तरीके से लिख पाओगे। 11th और 12th जो है वो फ्लोटिंग रिब्स है, 8th 9th 10th जो है वो फॉल्स रिब्स है, और ट्रू रिब्स कौन सी हैं? पहले के 7 पेयर्स ट्रू रिब्स है। अब बेटा रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गया, वर्टिब्रेई हो गया, स्कल हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो है जो एक्सियल स्केलेटन से हाथों को और पैरों को जोड़ रहा है। अब ये क्या है? ये हमारे शोल्डर को ज्वाइंट कर रहा है, इसको हम गर्डल्स बोलते हैं। सेम तरीके से बेटा गर्डल्स नीचे भी पड़े हुए हैं, अगर तुमको दिख रहे हो ये वाले गर्डल्स, ये हिप गर्डल्स हैं जिनको पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं, और ये शोल्डर गर्डल्स हैं जिनको पेक्टोरल गर्डल्स भी बोलते हैं। तो आओ एक बार हम बात करते हैं हमारे शोल्डर गर्डल्स की। शोल्डर गर्डल्स हाथों को जोड़ रहे हैं, ये पूरा इसका जो हाथ है ये शोल्डर से जुड़ा हुआ है, राइट। तो देखो, द 4 limbs consist of single long bone humerus in the upper arm। पहले हम ना एक बार उसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे गर्डल के बारे में। ये रहा हमारा गर्डल, या पहले हाथ पढ़ोगे? पहले गर्डल पढ़ लेते हैं, चलो। अगर हम गर्डल की बात करें तो 2 तरीके के गर्डल्स है बेटा, 2 गर्डल्स आर देयर, वन इज द शोल्डर गर्डल एंड अनदर वन इज हिप गर्डल। शोल्डर गर्डल को पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। ये जो तुमको ऐसे शार्प पीछे से बोन दिख रही है ट्राइंगुलर शेप की, इसको हम बोलते हैं स्कैप्यूला। इसको हम बोलेंगे बेटा स्कैप्यूला। भाई साहब आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ, ये वाली जो हड्डी है बेटा इसके पीछे वाली, ये क्या है? स्कैप्यूला। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके स्कैप्यूला से यहाँ भी एक बोन निकल रही है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा स्पाइन, ठीक है। यहाँ से ये निकल रही है, स्पाइन है। अब अभी तो याद नहीं करना है, बट ये एक और पोर्शन तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसको हम कोराकोइड प्रोसेस बोलते हैं, ये भी अभी नहीं करना है। स्कैप्यूला वर्ड याद रखना है, ये ट्राइंगुलर जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैप्यूला बोलते हैं। फिर आ जाओ आगे, फिर आ जाओ आगे बेटा। ये वाली जो इसकी बोन है ना, मैं कहाँ गई? ये वाली जो इसकी बोन है ना, ये ब्यूटी बोन है, ब्यूटी बोन, इसको हम बोलते हैं क्लैविकल। तो एक्चुअली जो स्कैप्यूला है पीछे से जो आ रही है वो क्लैविकल के साथ आगे जाकर जुड़ जाती है। ये ट्राइंगुलर बोन है स्कैप्यूला, और फ्रंट में ये आकर किससे जुड़ी हुई है बेटा? क्लैविकल से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये आपकी ब्यूटी बोन होती है। अब हम यहाँ छोड़ देंगे इनको। देखो, कंसिस्ट ऑफ 2 ट्राइंगुलर फ्लैट बोन्स जिनको हम स्कैप्यूला बोलते हैं। ये डॉर्सली है, यानी कि बेटा पीछे की तरफ है, एंड दोनों साइड में होती है वर्टिब्रल कॉलम के, थॉरिक्स रीजन में होती है, और ये देखो फ्रंट में आ रही है क्लैविकल, इसको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं। उसके बाद है बेटा कैविटी। कैविटी का नाम है ग्लिनॉइड कैविटी। देखो, ये हमारा हाथ जो है ये ह्यूमरस है बोन, ये हमारी आर्म की बोन है। ये इसका जो किनारा है वो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि थोड़ा सा गोल है। इसको यहाँ पर कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा अपने हाथ को परफेक्टली बाइंड करने के लिए। तो इसके अंदर एक कट लगा हुआ है, इस कट को हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, जहाँ से हमारा ह्यूमरस जुड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा हाथ है वो कौन सी कैविटी से? शोल्डर गर्डल से जुड़ा हुआ है, ग्लिनॉइड कैविटी से जुड़ा हुआ है। सो ग्लिनॉइड कैविटी इज लोकेटेड एट द आउटर एपेक्स ऑफ द शोल्डर गर्डल। ये एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप, जो हमारे शोल्डर गर्डल का यहाँ पर टिप है, यहाँ पर जो खाली जगह है उसको हम ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं, और ये ग्लिनॉइड कैविटी से इसका हाथ अटैच होता है, ह्यूमरस बोन डायरेक्टली अटैच होती है। ये कप शेप्ड होता है बेटा, फिट्स द राउंडेड हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस के हेड को जोड़ता है। ऑन द शोल्डर साइड ऑफ अ लॉन्ग एंड कर्व्ड कॉलर बोन क्लैविकल इज अटैच्ड। इसके साथ क्लैविकल या कॉलर बोन भी जुड़ी हुई है। जो अदर एंड है कॉलर बोन का, दैट इज जॉइंड बाय द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम। ये फ्रंट में कॉलर बोन है, ये यहाँ से तो आपकी स्कैपुला से जुड़ी हुई है, यहाँ आपकी स्टर्नम से जुड़ती है। तो यानी कि फ्रंट में स्टर्नम से जुड़ेगी, और साइड में अगर हम देखें लेटरली तो ये स्कैपुला से जुड़ेगी। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं हिप या पेल्विक गर्डल की। तो बेटा ये जो हिप गर्डल है ये पैरों को ज्वाइन करता है।
तो ये पूरा हिप गर्डल है यहाँ पर। इसके अंदर 3 बोन्स हैं जो आपस में फ्यूज हो गई हैं। ये बहुत भारी है तो जल्दी से देख लो, मैं इसको रख दूंगी। फिर ये जो बड़ी सी आ रही है ना बोन यहाँ से निकल के, इसको हम इलियम बोलते हैं, इलियम। फिर यहाँ पर एक बोन है, इसको हम इस्चियम बोलते हैं। और ये फ्रंट की जो बोन है इसको हम प्यूबिस बोलते हैं बेटा। ये प्यूबिस दोनों आपस में जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट। इस लिगामेंट को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पर है वो लिगामेंट। ऑब्वियसली लिगामेंट नहीं दिखेगा तुमको तो हड्डी दिखेगी। तो ये 3 हड्डियाँ आकर जुड़ रही हैं और हमारा पेल्विक गर्डल बना रही है। ठीक है, हमारा पेल्विक गर्डल बना रही है। ओके, चलो आगे आओ। अ लार्ज ट्रो शेप्ड, ऐसे पूरा एक ट्रो शेप आ रहा है बेटा पेल्विक गर्डल का। ये पेल्विक गर्डल अगर तुम देखो तो यहाँ पीछे की तरफ सेक्रम से जुड़ता है बेटा। ठीक है, ये पीछे जुड़ा हुआ है हमारा। चलो आगे आओ। इट इज मीडियली जॉइंड टू द सेक्रम। ईच हिप बोन इज मेड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम जो है वो सबसे लंबी हड्डी है, जो अभी मैं तुमको दिखा भी रही थी यहाँ डायग्राम में। ये देखो, ये इलियम सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। फिर यहाँ पर छोटी सी एक बोन है जिसको हम इस्चियम बोलेंगे, और ये जो बीच की बोन है इसको हम प्यूबिस बोलेंगे बेटा। और ये जो दोनों के बीच में कनेक्शन है इसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जब बेबी की डिलीवरी होती है फीमेल्स में तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बहुत एक्सपैंड कर जाता है, तभी बेटा बच्चा बाहर आ पाता है नेचुरल डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, अब देखो सेम तरीके से पैरों को भी जोड़ना है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर को भी ज्वाइन करना है ना इस पेल्विक गर्डल के साथ। तो इसके साइड में जो कैविटी होगी उसको हम बोलते हैं, ये जो कैविटी है, ये सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम। जैसे यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी थी ना, तो यहाँ पर कौन सी कैविटी है? एसिटाब्यूलम। पैरों में जो कैविटी है, पेल्विक गर्डल में जो कैविटी है जो फीमर को ज्वाइन कर रही है, उसको हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम। अगेन 1 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये देखो इलियम, इस्चियम, ये इस्चियम हो गया, ये बीच में प्यूबिस हो गया। ठीक है, और ये है सेक्रम, सबसे जो आपकी पत्ते जैसी बोन है जो फ्यूज हो गई है बेटा। पहले 5 थी, अब 1 हो गई है, और सेक्रम के साथ आपका पूरा इलियम, इस्चियम, प्यूबिस निकल के आता है। इस कैविटी को हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम, जहां से हमारी फीमर जुड़ती है। देन अब हमें बात करनी है बेटा, ये हड्डियां तो आप गिन लेना, मुझे अब तुमको बतानी है हमारे हाथ की और पैरों की हड्डियां। देखो, अगर हम बात करें हमारे हैंड की, तो हमारे हैंड में ये वाली जो आर्म बोन है दैट इज ह्यूमरस। फिर है हमारे पास रेडियस, और छोटी सी है अल्ना। रेडियस बड़ी है, अल्ना छोटी है। फिर ये हमारा हैंड है। यहाँ पर बेटा रिस्ट बोन्स हैं 8। ठीक है, और ये क्या है? हमारे फैलेंजेस। ये लंबे लंबे क्या हैं? फैलेंजेस, जो हमारे ऐसे पाम में होते हैं। ये सारे फैलेंजेस हैं। ठीक है, एंड ऊपर वाले फैलेंजेस है, ये हमारे मेटाफैलेंजेस हैं। फैलेंजेस नहीं, मेटाफैलेंजेस। ये यहाँ पर जैसे लंबी 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 हड्डियां जा रही है, मेटाफैलेंजेस। और ये बेटा हमारी फिंगर वाली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तुम अपने हाथ को पूरा मूव कर सकते हो ना। ठीक है, आगे आओ। सेम तरीके से हमारे पैरों में भी होता है बेटा। जैसे देखो, पैरों के अंदर अगर मैं बात करूं, ये हमारी सबसे लंबी हड्डी है जिसको हम बोलेंगे फीमर। ध्यान से सुनना, ये हमारी थाई बोन है, फीमर। ठीक है, फीमर से 2 और हड्डियां जुड़ी हुई हैं, टिबिया एंड फिबुला। टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, लंबी वाली टिबिया, पतली वाली फिबुला। ये बेटा हमारे जो पैर हैं, तो पैरों की यहाँ पर एंकल बनाने वाली छोटी छोटी हड्डियां हैं। यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे बॉक्स जैसी हड्डियां होती हैं, 7 होती हैं, 7। इनको हम बोलते हैं टार्सल्स। टार्सल्स। फिर यहाँ सपोर्ट के लिए और ऐसे लंबी लंबी हड्डियां जा रही हैं, ये होंगी 5। इनको हम बोलेंगे मेटाटार्सल्स। और फिर यहाँ पर बेटा पैरों की छोटी 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 उंगलियों की हड्डियां हैं 14, जिनको हम बोलेंगे फैलेंजेस। कितनी हो गई? 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी फैलेंजेस। पैरों में होती हैं। इसका हम पैर ऐसे उठा सकते हैं, वेट, ये इसका पैर हमने उठा लिया गाइस। ठीक है, तो ये जो पैर है, तो यहाँ पर ये वाली जो हड्डियां हैं बेटा, ये टार्सल्स हैं, ये मेटाटार्सल्स हैं, और ये वाली हमारी फैलेंजेस हैं। फैलेंजेस हाथों में भी फैलेंजेस ही बोलते हैं।
ये जो आपको यहाँ पर 1 2 3 करके गिनते हो ना, ये हड्डियाँ ही मान लो तुम, तो 14 यहाँ पर और 14 यहाँ पर, ये दोनों फैलेंजेस ही हो गई। ये मेटाटार्सल्स है और हमारे पाम की जो हड्डियां हैं 5, उनको हम मेटाकार्पल्स बोलेंगे। अब मेन डिफरेंस क्या है, हमारे एंकल में होती हैं 7 टार्सल्स, छोटी छोटी हड्डियां, बट हमारे रिस्ट में जो ऐसी मूवमेंट हो रही है यहाँ पर एक्चुअली 8 छोटी छोटी हड्डियां प्रेजेंट हैं यहाँ पर, जिनको हम रिस्ट बोन्स बोलते हैं। रिस्ट बोन्स 8 होती हैं और टार्सल्स जो हैं वो 7 होती हैं। एक्चुअली हमारे पैरों में एक हड्डी जो है वो एक्स्ट्रा लगी हुई है, जो है बेटा घुटने के ऊपर, नीज के ऊपर, जिसको हम नी कैप या पटेला बोलते हैं। तो जो यहाँ पर टार्सल एक कम हो गया ना, 8 की जगह 7 हो गया, एक्चुअली वो एक यहाँ एडजस्ट हो जाता है, इसको हम नी कैप या पटेला बोन बोलते हैं। हमारी एल्बो में ऐसी कोई बोन नहीं है, जैसे घुटने में है बट एल्बो में नहीं है, इसको हम नी कैप या पटेला बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन है कि टोटल हड्डियां कितनी हैं, एडल्ट के अंदर पूछा है बेटा। एडल्ट में 206 होती हैं और हमारा जो एक्सटर्नल पिन्ना है ये किससे सपोर्टेड है, ये कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है। इसके बाद आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पर 2 हड्डियां आपस में जुड़ रही हो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बेटा। जॉइंट की डेफिनेशन क्या है, जहां 2 हड्डियां आकर आपस में जुड़ रही हो। 3 मेजर कैटेगरीज हैं हमारे पास जॉइंट्स के। एक ऐसा जॉइंट है जो आपस में, जहां हड्डियां तो मिल रही हैं बट मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, इसको हम इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, जो बेटा इसकी यहाँ बोन्स में है। ठीक है, यहाँ आगे फ्रंटल बोन, ये दोनों पैराइटल बोन, ये अलग अलग हड्डियां थी बट ये इतनी टाइटली जॉइंट से जुड़ी हुई हैं कि ये जॉइंट में कभी मूवमेंट नहीं होती, इसको इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद है पार्शियली मूवेबल, जो थोड़ा बहुत मूव कर सके, और फिर आता है फ्रीली मूवेबल, जो बहुत अच्छे से मूव कर सके। ठीक है, फ्रीली मूवेबल को हम साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं इमूवेबल जॉइंट की। इमूवेबल जॉइंट जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है 2 हड्डियों के बीच में, और ये कहाँ मिलेगा बेटा, द स्ट्रक्चर बिटवीन द बोन्स ऑफ द क्रेनियम। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो क्रेनियम के बीच की हड्डियां हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती हैं। आपको जहाँ ये हड्डियां जुड़ रही होंगी वहाँ पे एक निशान दिखेगा इनके जुड़ने का, उसको हम फिशर्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर स्यूचर्स बोलते हैं, फिशर्स या फिर स्यूचर्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो बहुत ज्यादा मूवमेंट अलाउ कर रहा है। ठीक है, वेट, देखो बेटा, सबसे पहले है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, जब एक हड्डी दूसरे से जुड़ रही है और बीच में जॉइंट बन रहा है और थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, एक हड्डी दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही है, उसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। ये मैं आपको वीडियो की हेल्प से दिखाती हूँ, GIF है यहाँ पर बहुत सारी, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक्चुअली फ्रीली नहीं, ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट है बेटा, एक करेक्शन है, उसको मैं अभी ठीक कर दूंगी। ये देखो, ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, ये हमारे रिस्ट में है। ये देखो, ये हमारी 8 जो हैं कार्पल्स, वो ऊपर वाले बोन्स के साथ और नीचे वाले बोन्स के साथ ग्लाइड कर रही है। तो जब ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, उसको हम, जहाँ ग्लाइड कर रही है उसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। जो रिस्ट के बीच में जो हड्डियां उनके बीच में हो रहा है, और बेटा ये एंकल के बीच में भी है, और ये जो हमारी पीछे वर्टिब्रेई है उसके बीच में भी है। जैसे तुम थोड़ा सा बेंड कर सकते हो, थोड़ा बैक साइड बेंड करते हो, यानी कि इन वर्टिब्रेई के बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। ठीक है, आगे आओ। इसके बाद है दूसरा जॉइंट, दैट इज पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कैसा होता है कि एटलस और एक्सिस याद है तुमको, 2 सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रेई होती है। ये पिवट जॉइंट बेटा हमारे हेड की रोटेशन को अलाउ करता है। जैसे हम इतना मूव कर सकते हैं ना, ये इतनी मूवमेंट हम कर सकते हैं ना, सो दैट इज बिकॉज ऑफ पहले की 2 वर्टिब्रेई, एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है उसको हम पिवट जॉइंट बोलते हैं। जैसे वीडियो में देखो, एटलस और एक्सिस का आपने डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी वर्टिब्रेई से, आपको पढ़ना भी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। देखो, ये जो नीचे पिंक वाली थी वो है एक्सिस और उसके ऊपर लगी हुई है एटलस। ये हमारे हेड में मूवमेंट अलाउ करती है। पिंक वाली क्या है, एक्सिस, और ग्रीन वाली क्या है, एटलस। एटलस जो है वो एक्सिस के ऊपर सपोर्ट लेके मूव करती है। ठीक है, इसको हम पिवट जॉइंट बोलते हैं। द स्कल इज रोटेटेड ऑन द अपर एंड ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रेई। फिर है हमारे पास हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन सा होता है बेटा, दरवाजे की तरह। जैसे हमारा दरवाजा हिंज के थ्रू ऐसे पूरा खुल जाता है और बंद हो जाता है, जैसे ये मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है ऐसे और ऐसे, तो ये एक सर्टेन डिग्री ऑफ मूवमेंट अलाउ करता है, इसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं।
एक ही प्लेन में इसकी मूवमेंट होगी बेटा। एल्बो जॉइंट जो है, एल्बो, ये हमारी एल्बो है, ठीक है, ये हमारी रेडियस और अल्ना, ये हमारी ह्यूमरस, इनके बीच में ये जो मूवमेंट हो रही है दिस इज डन बाय हिंज जॉइंट। एंड एग्जाम्पल्स भी याद हो गए तुमको। उसके अलावा बेटा फिंगर्स में ये मूवमेंट जो हो रही है, टोज में जो मूवमेंट है, नी जॉइंट में जो मूवमेंट है, तुम अपने पैरों को उठाकर ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड कर पाते हो, तो हिंज जॉइंट हमें अच्छी खासी पावर देता है। उसके बाद है हमारे पास मेरा फेवरेट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक सॉकेट है और उसके अंदर हड्डी का गोल मुंह लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे तुमको यहाँ दिख रहा होगा, ये ग्लिनॉइड कैविटी, ये क्या है, सॉकेट, और ये ह्यूमरस का हेड है, ये बॉल की तरह काम कर रहा है, और ये बेटा ऐसे 360 डिग्री मूवमेंट अलाउ कर पाएगा, है ना, ये पूरा ऐसे हाथ मूव कर सकते हैं, तो ये 360 डिग्री मूवमेंट अलाउ करा पाता है। हाथों में तो स्पेशली, पैरों में थोड़ा सा कम। एंड दिस जॉइंट प्रोवाइड्स मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। शोल्डर और हिप जॉइंट इसके एग्जाम्पल्स हैं। शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस का जो हेड है वो ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होता है, और बेटा हिप जॉइंट में फीमर का जो हेड है वो फिट होता है एसिटाब्यूलम के अंदर। देन इज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट इज फ्रीली मूवेबल, जो फुल मूवमेंट अलाउ करे, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। साइनोवियल जॉइंट को ही हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। ये हमारी शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, इनको हम साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। अब देखो इसका ना डायग्राम तुमको पता होना चाहिए, ये वाले डायग्राम पे आ जाओ। स्पेशल डायग्राम हम इसके अंदर पढ़ते हैं हमारे नी का, हमारे घुटने का। देखो ये एक ऊपर वाली फीमर है बेटा, और ये नीचे वाली टिबिया लगा लो जो कि डायरेक्टली आपकी फीमर से जुड़ती है, ठीक है। इनके एंड पर क्या होगा, कार्टिलेज। मैंने अभी पढ़ाया कि जहां हड्डी खत्म हो रही होती है उसके किनारे पर कार्टिलेज होता है हड्डी को सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइन होना है, तो इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलेंगे, जिसको मैंने येलो कलर कर दिया। दो हड्डी आपस में कौन से टिश्यू से जुड़ी हुई है, लिगामेंट से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर बेटा ये रेड कलर का तुमको लिगामेंट दिख रहा है, ये एक लिगामेंट है, इसको हम एसीएल लिगामेंट बोलते हैं, जो कि ज्वाइन कर रहा है हमारे दोनों हड्डियों को, ठीक है। अब इसके बीच में एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। अक्सर हमारे घरों में इसको घुटने का पानी भी बोला जाता है। सो दिस इज अ साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड यहाँ बीच में इसलिए प्रेजेंट है ताकि ये दोनों कार्टिलेज या हड्डियां आपस में टकराएं ना, क्योंकि अगर टकराएंगी तो चोट लगेगी और दर्द होगा। उम्र के साथ साथ ये पानी खत्म हो जाता है, तभी बेटा घुटनों में बहुत दर्द होता है। एंड ये कंडीशन भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स इस पानी को दुश्मन मान बैठते हैं और इसी को खत्म करना शुरू कर देते हैं। एंड ये पानी खत्म होने की वजह से आपके घुटने की हड्डियां आपस में टकराती हैं और दर्द होता है, जो ओल्ड एज में होता है अक्सर लोगों को, ठीक है। अब ये फ्लूइड ऐसे ही तो नहीं पड़ा रहेगा, ये फ्लूइड किसी पैकेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इस फ्लूइड को आपस में पकड़ के रखती है कि भाई ये फ्लूइड बाहर ना बह जाए। बस इतना ही है बेटा। तो आपका लिगामेंट में दोनों आपने हड्डियां दिखाई, बीच में साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये डायग्राम तुमको बनाना आना चाहिए। ऊपर मसल जा रही है और ये हड्डी है। बोन और मसल को कौन सा टिश्यू ज्वाइन करता है, टेंडन ज्वाइन करता है। तो साइनोवियल में अपने को यही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हमारे मसल्स की। तो हमारे पास जो मसल्स होती हैं वो हर तरीके की मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। मसल बॉडी का पोस्चर मेंटेन करती है, जब बैठे हुए हैं, वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है वो स्केलेटन, बोन्स और मसल्स दोनों की वजह से होती है बेटा। कोई भी चीज हटाओगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव। बोन और मसल को टेंडन नाम का टिश्यू ज्वाइन करता है। 1 मार्कर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास आती है एंटागोनिस्टिक मसल। एक मसल, जैसे अगर एक एग्जाम्पल से ही हम इस टॉपिक को समझ लेंगे। एक मसल काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो दूसरी मसल रिलैक्स करती है। अगर दूसरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो पहली रिलैक्स करती है। जैसे मेरे आर्म्स में यहाँ पर है बाइसेप और नीचे है ट्राइसेप। अगर मुझे इस पेन को ऊपर उठाना है या जिम में मुझे डंबल उठाना है तो ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ट्राइसेप रिलैक्स करेगी। मुझे वापस इसको लेकर जाना है तो बाइसेप रिलैक्स करेगी, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यानी कि दोनों ऑपोजिट काम कर रही है। इसी को हम एंटागोनिस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। व्हेन अ मसल कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विदाउट द एक्शन ऑफ अनदर मसल।
बेटा ये मेरा हाथ यहाँ पर ऐसे आ गया, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ट्राइसेप रिलैक्स कर गई। अब अगर इस ट्राइसेप ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा मेरा हाथ वापस जाएगा ही नहीं, मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा। तो आपने ऐसी बीमारी सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं टेटनस। टेटनस का इंजेक्शन होता है, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई नाम के इन्फेक्शन से हो जाता है बेसिकली, और इसमें ना मसल कॉन्ट्रैक्शन ख़राब हो जाता है। तो इसमें पूरी मसल्स एक साथ सारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और बंदा जो है ना पूरा ऐसे गुलाटी मार लेता है और उसी पोजीशन में हमेशा पड़ा रहता है। वो तुमने देखा है ना भूत की मूवीज़ में, भूत ऐसे उल्टा चल रहे होते हैं। तो इमेजिन करो एक ह्यूमन की बॉडी पूरी ऐसे पीछे की तरफ हो जाए और जकड़ जाए, तो ये टेटनस के केस में हो सकता है। अब अगर क्योंकि मसल्स के बीच में अपोजिट मूवमेंट हो रही है, इनको हम एंटागोनिस्टिक मसल्स बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारी बाइसेप और ट्राइसेप मसल। बाइसेप का नाम है फ्लेक्सर और ट्राइसेप का नाम क्या है बेटा? एक्सटेंसर। ठीक है, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, ये दोनों मसल्स एक दूसरे की एंटागोनिस्टिक मसल्स होती हैं। तीसरा आता है फिर हमारे पास लिवर मैकेनिज्म। लिवर मैकेनिज्म में आपने को 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, एक है फर्स्ट ऑर्डर, एक है सेकेंड ऑर्डर, एक है थर्ड ऑर्डर। इसी डायग्राम में हम सब कुछ बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है बेटा जब आप कोई भी चीज़ नीचे लेके जा रही हो, जैसे मैं डंबल को नीचे लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब मेरी जब मैं नीचे लेके जा रही हूँ तो मेरी ट्राइसेप मसल काम कर रही है और ये ट्राइसेप मसल बेटा मेरी आगे वाली हड्डी से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये क्या हो गई? ट्राइसेप मसल। और यहाँ एल्बो का जॉइंट है बेटा, दिस इज माई एल्बो जॉइंट, और वेट लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि मान लो मैं पानी की बॉटल नीचे रख रही हूँ और डंबल नीचे रख रही हूँ। व्हेन वेट इज गोइंग डाउन, यहाँ बीच में जॉइंट है। ठीक है, अक्सर जहां पर जॉइंट होता है वहां पर सपोर्ट मिलता है, यानी कि फल्क्रम। ये फल्क्रम जो है ये सपोर्ट क्यों दे रहा है? ताकि मेरा काम आसान हो सके, ताकि मैं बहुत अच्छे से किसी चीज को लिफ्ट कर सकूं या नीचे रख सकूं। मुझे इस जॉइंट की जरूरत है, तभी तो बेटा मैं आसानी से किसी चीज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ। इस पर्टिकुलर केस में जब मैं नीचे लेकर जा रही हूँ तो वेट लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और जो मेरी ट्राइसेप मसल है वो क्या लगा रही है? एफर्ट लगा रही है। अब वो एफर्ट लगाएगी और बीच में क्या है? जॉइंट, जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है। अब आ जाओ तुम सेकंड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर में ये जो हमारी काल्फ मसल्स हैं, जिनको हम गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स भी बोलते हैं, हम अपने पूरे वजन को उठा रहे हैं। हम अपने यहाँ आगे पंजों के ऊपर सपोर्ट लेके पूरे बॉडी के वेट को ऊपर उठा रहे हैं। वी कैन डू दिस बिकॉज हमारा जॉइंट है यहाँ एंकल जॉइंट। ठीक है, फल्क्रम लग रहा है हमारा यहाँ आगे की तरफ और वेट लग रहा है बेटा ऊपर की तरफ। ठीक है, सो दिस इज द केस जिसमें वेट बीच में हमारी पूरी बॉडी का ऊपर की तरफ जा रहा है, हम एफर्ट भी ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। पावर इज योर एफर्ट बेटा, जो कि मसल लगाती है। एफर्ट कौन लगाती है? मसल लगाती है। तो मसल, काल्फ मसल सारे वेट को ऊपर की तरफ होल्ड कर पा रही है, सपोर्ट मिल रहा है हमारे पंजे के जॉइंट से आगे की तरफ और वेट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। थर्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड ऑर्डर में बेटा हमारा ये वाला जॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा बाइसेप से जो एफर्ट लग रहा है, जिसमें मैं ऊपर की तरफ कोई चीज उठा रही हूँ। सो ये बाइसेप है, ये मेरी इस हड्डी को ऊपर की तरफ उठा रही है, तो बेटा वेट भी ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। पावर भी कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरी मसल भी एफर्ट कहाँ लगा रही है? ऊपर की तरफ। और इस पूरे काम को सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारा एल्बो जॉइंट। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, पावर भी ऊपर की तरफ, एफर्ट भी ऊपर की तरफ, वेट लग रहा है मेरा हाथ पर। ठीक है, इस डायग्राम को, थर्ड ऑर्डर को ऐसे देखो, तीनों में से थर्ड ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे हाथ को उठा रही हूँ, ध्यान से देखना, ये मेरा एल्बो जॉइंट है, यहाँ पर ही फल्क्रम होगा, बाइसेप है, यही पावर लगा रही है ऊपर की तरफ, और वेट मेरा इस हाथ में है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज योर थर्ड ऑर्डर। तो ये 3 ऑर्डर्स तुमको याद करने हैं बेटा। ठीक है, चलो दैट्स इट। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द लिवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर वेयर द फल्क्रम इज एट वन एंड ऑफ द लिवर एंड पावर इज एट अनदर एंड विद द वेट इन बिटवीन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर होल बॉडी वेट बीइंग पुश्ड अप बाय गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, जिनको हम काल्फ मसल्स भी बोलते हैं। थर्ड ऑर्डर जो है उसमें फल्क्रम एक किनारे पर होता है, वेट दूसरे किनारे पर होता है, और पावर कहीं दोनों के बीच में लग रही होती है, जो कि बाइसेप मसल लगा रही है, यानी कि हमारी फ्लेक्सर आर्म लगा रही है। चलो, सो दैट्स इट बेटा। ये आपका एक क्विक रिवीजन वाला सेशन था जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कराई गई हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, स्पेशली हमारे नए डुग्गू के अवतार से मिलकर, जो कि थोड़ा सा बुढ़ा लगता है, बट ये बुढ़ा है नहीं बेटा, ये खड़ूस बुढ़ा नहीं है।
ठीक है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। बट अच्छा है अभी ये सारे टीचर्स इसको यूज़ करते हैं, बायो के नहीं भी है वो भी बेटा इसको अपनी क्लास में ले जाते हैं, तो बेचारे के साथ बहुत लोग मस्ती करते रहते हैं। बट अभी हम बाय बाय लेते हैं, आएंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, चलो बाय।